राम राम। दिस इज आदित्य गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऊप्स की प्लेलिस्ट और इसके अंदर हम आज लास्ट वीडियो करने वाले हैं जो कि होने वाली है एक्सेप्शनल हैंडलिंग पे बेस्ड। ठीक है, तो इससे पहले अपन क्लासेस, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स कवर कर चुके हैं। आज अपन देखने वाले हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। और इससे पहले मैं तुमको एक्सेप्शनल हैंडलिंग बताऊं क्या होती है, उससे पहले एक टॉपिक है जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मैंने छोड़ रखा है, उसको एक बार कवर कर लेता हूँ। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैंने तुमको बताया था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग आती है। और तुम क्या कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटर की उसकी मल्टीपल फॉर्म्स को शो कर सकते हो खुद के हिसाब से। जैसे प्लस ऑपरेटर इंटीजर को ऐड करता है, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता है। ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना अपन ने कॉम्प्लेक्स क्लास का एग्जांपल लेके समझा था। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको है ना ओवरलोड करने की परमिशन नहीं है अपने पास, सी प्लस प्लस वो परमिशन नहीं देता। तो उसमें से फर्स्ट ऑपरेटर है, सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेटर मेरे पास है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ये डबल कॉलन वाला ना ये। तो ये क्या बोलता है, ये क्यों नहीं देता, इसको ऑपरेटर को ओवरलोड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो भी क्लासेस होती है उनका कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था कि उनको क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस को भी कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर के अंदर एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो जाए, सारे ये इसलिए यूज होते हैं क्योंकि कंपाइलर को एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो जाए कि भाई तुम जो नॉर्मल फ्लो है इसको भी सोल्यूशन का ऑपरेटर का वो कराना चाहते हो या खुद का ओवरलोड किया हुआ कराना चाहते हो, तो ये एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देगा। इसलिए अपन है ना इसको नहीं यूज करते हैं। और ये जनरल पर्पस के है, इसलिए ये हर जगह यूज होते हैं। ये कोई स्पेसिफिक जैसे प्लस के नहीं है कि भाई उसकी इंटीजर को ऐड कर रहा है, स्ट्रिंग को कॉन्केट कर रहा है, इसलिए इसकी मल्टीपल फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं हो सकती। भाई इसका यूनिवर्सल केस है कि ठीक है, पूरे स्कोप में कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं है, उसको कहीं पे भी डिक्लेयर करना इसके लिए काम आता है, इसलिए नहीं कर सकते। या पढ़ लेते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस क्लास मेंबर्स और नेम स्पेस अपन ने दोनों देख रखे हैं एग्जाम्पल। ओवरलोडिंग इट वुड बी ब्रेक द फंडामेंटल वे इन विच क्लासेस एंड नेम स्पेसेस आर स्ट्रक्चर्ड इन सी प्लस प्लस, allowing its ओवरलोडिंग वुड इंट्रोड्यूस एम्बिग्यूटी इन रिजॉल्विंग सिंबल्स। ठीक है, सेकंड है डॉट ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अपन ने देखा है कि किसी भी ना मेंबर फंक्शन को, क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करना हो ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम करते हैं। तो डॉट क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए वो फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी कि भाई डॉट सी प्लस पता है कि ठीक है जहाँ पे डॉट होना तो उसका फंक्शन मुझे कॉल करना है उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट का। अब तुम डॉट ऑपरेटर मान लो ओवरलोड कर दो एडिशन के काम के लिए, तो वन डॉट मतलब C1 डॉट C2 लिख रहे हो, तो तुमको तो लग रहा है वो ऐड करके देगा, लेकिन ये एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देगा। फर्दर लाइंस में तुमको कोई फंक्शन कॉल करना हुआ तो फिर वहाँ पे वो डॉट फंक्शन की तरह कॉलिंग के लिए थोड़ी काम होगा, वो तो एडिशन के लिए काम होगा। इसलिए एम्बिग्यूटी ना क्रिएट हो जाए, ये कुछ जनरल स्पेसिफिक ऑपरेटर्स है जो जनरलाइज काम के लिए, यूनिवर्सल काम के लिए यूज होते हैं, जैसे डॉट हो गया, स्कोप रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, दिस ऑपरेटर इज यूज टू डायरेक्टली एक्सेस मेंबर फंक्शन या फिर मेंबर्स ऑफ क्लासेस। अपन देख रखा है। ओवरलोडिंग इट वुड कॉन्फ्लिक्ट हाउ द लैंग्वेज मैनेज ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, कंपाइल टाइम पे है ना पता होना चाहिए कि भाई कौन से ऑब्जेक्ट के लिए किस फंक्शन को कॉल करना है। अपन ने फंक्शन ओवरलोडिंग में देख रखा है सब। ठीक है, तो इसके लिए अपन डॉट को भी ओवरलोड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है पॉइंटर सिलेक्शन, ये वाला डी रेफरेंस ऑपरेटर जिसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, क्या करता है, पॉइंटर जब इसको अपन बनाते हैं तो एक बार लिखते हैं, तो जब पी जिसको एड्रेस को स्टोर करता है उसकी वैल्यू को एक बार डी रेफरेंस करके अपने को देता है। ठीक है, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू डी रेफरेंस पॉइंटर टू क्लासेस मेंबर्स। ओवरलोडिंग इट वुड लीड टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटी इन पॉइंटर डी रेफरेंसिंग फॉर क्लास मेंबर्स। ठीक है, इसलिए इसको भी अपन ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास को मतलब कंपाइलर को पता है कि ठीक है अगर ये लग रखा है तो मुझे पॉइंटर की एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू को लेके आना है। तो इसको अगर मैं ओवरलोड कर दूंगा तो फिर ये फंक्शनलिटी हट जाएगी, फिर जो तुमने इम्प्लीमेंट करी है फंक्शनलिटी वो आ जाएगी, लेकिन फिर तुम कभी भी पॉइंटर की वैल्यू को एड्रेस के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, कंपाइल टाइम पे है ना तुमको बताता है किसी भी डेटा टाइप की साइज क्या है, जैसे इंटीजर का साइज पता करना है, कैरेक्टर का पता करना है, किसी एरे का पता करना है। और कंपाइल टाइम पे अपने को पता है कि भाई साइज पता होना जरूरी है, उतनी साइज की उतनी मेमोरी वो स्टैक में अपने को एलोकेट करके दे देता है कंपाइल। अगर साइज ही नहीं पता होगा तो फिर एरर आ जाएगा, भाई कितना बड़ा साइज है, क्या एरर देगा। ठीक है, तो साइज पता होना चाहिए। और दिस ऑपरेटर प्रोवाइड साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट कंपाइल टाइम सिंस इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ठीक है, उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर। बेसिकली टर्शनरी अपना जो कंडीशन होती है, टर्शनरी वाली कंडीशन, तो बेसिकली मतलब इफ एल्स को अगर एक ही लाइन में लिखना हो तो वो टर्शरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, पहले कंडीशन स्टेटमेंट आती है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर वो स्टेटमेंट जो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो जो चलेगा वो स्टेटमेंट, अगर फॉल्स हो गई तो कॉलन लगा के फॉल्स वाला स्टेटमेंट। ये सब अपन ने कर रखा है। ठीक है, तो इस वाले को भी मैं ओवरलोड नहीं कर सकता।
ठीक है? इसको अगर मैं ओवरलोड कर दूँगा, देखो ये बोल रहा है एंड हेवीली टाइड टू कंडीशनल एवोल्यूशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउइंग इट ओवरलोडिंग वुड मेक द लैंग्वेज कंडीशनल एवोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है? कंपाइलर को किस बेसिस पे कंडीशन को इवैल्यूएट करना है, ये वो नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इनको भी ओवरलोड नहीं कर सकता। तो ये कुछ 4-5 ऑपरेटर हैं, जिनको मैं ओवरलोड नहीं कर सकता। इसके अलावा भी 1-2 और होते हैं। टाइप आईडी हो गया, ऐसे बेसिक जो होते हैं ना, साइज़ ऑफ, जैसे टाइप आईडी हो गया, ऐसे इनको भी मैं ओवरलोड नहीं कर सकता। ठीक है? तो मुख्य-मुख्य 3-4 ही होते हैं, वैसे तो 4 बोलते हैं लोग बाग, पर ये कुछ 6-7 होते हैं अगर बिल्कुल डीप में जाओ तो तुम, पर मुख्य-मुख्य यही होते हैं। ठीक है? तो यही होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, जिनको मैं ओवरलोड नहीं कर सकता। ठीक है? तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या है, पहले देखते हैं अपन एक्सेप्शनल क्या है, फिर हैंडल करना सीखेंगे। ठीक है? तो बोल रहा है एन एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम और प्रोग्राम टर्मिनेट्स सडनली विथ सम एरर और इश्यूज। समझो, मैंने कोड लिखा, मैंने रन किया, ठीक है? अब कोई अगर सिंटैक्स में या फिर कोई ऐसी दिक्कत आएगी जो भाई कंपाइलर डिटेक्ट होगा, कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट हो जाएगी, उनको तो मैं क्या मैन्युअली सॉल्व कर सकता हूँ। कंपाइलर मुझे बता देगा ठीक है भाई, इस लाइन में एरर है, मैं वहाँ पे जाके कोड सही कर सकता हूँ। ठीक है, अपन ने एग्जांपल ले रखा है जिनको मैं सॉल्व कर सकूँ पहले, जो मेरे प्रिपरेशन के वक़्त आ रही है वो कंपाइल टाइम एरर्स, ठीक है? अब जो रन टाइम पे एरर आएगी, उनको मैं बोलता हूँ सडनली अकर होने वाली एरर, ठीक है? मुझे पता नहीं है भाई इधर एरर आएगी, पर सडनली अकर हो गई। एग्जांपल से अपन देखेंगे कैसे हो सकती है, पर रन टाइम पे जो एरर अकर होगी वो सडन होगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई ये एरर अकर हो जाएगी, ठीक है? तो उन एरर और इश्यूज़ को जो अनएक्सपेक्टेड अकर होते हैं रन टाइम पे, उनको मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्शन, ठीक है? एक्सेप्शन अकर्स ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम रन टाइम, ठीक है? जो कंपाइल टाइम पे होगी उनको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो एक्सेप्शंस नहीं है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने एक्सेप्शन केस बहुत सारे पढ़ रखे हैं, अगर पढ़ रखे हैं तो। एक्सेप्शन केस बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है? तो वैसा ही कुछ-कुछ है भाई, सडन अकर हो गया। अब कोड सब सही था, सिंटैक्स सही था, लॉजिक सही था, मैंने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था, पर कुछ एरर आ गई, ठीक है? अब वो कैसे हो सकती है देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन क्या हो सकता है? 2 टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अपन एक-एक समझते हैं। तो सिंक्रोनस के अंदर क्या होगा? एक्सेप्शन दैट हैपेंस व्हेन समथिंग गोज़ रॉन्ग बिकॉज़ ऑफ अ मिस्टेक इन द इनपुट डेटा और व्हेन द प्रोग्राम इज़ नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द करंट टाइप ऑफ डेटा इट्स वर्किंग विथ, सच एज़ डिवाइडिंग बाय नंबर 0। ठीक है? तो इसको अपन अपनी भाषा में समझते हैं। भाई अपन है ना रन टाइम पे इनपुट लेते हैं, सीन कराते हैं। वैल्यू अपन जैसे मान लो मुझे इंट n लिखा, n के अंदर मुझे कुछ सीन कराना है। ठीक है? तो ये यूज़र तो मतलब डेवलपर तो दे रहा नहीं है कंपाइल टाइम पे, ये कंपाइल टाइम पे कंपाइलर को पता नहीं है कि भाई यूज़र क्या वैल्यू डालेगा। वो जब फाइल रन होगी कंपाइल होने के बाद, तब मैन्युअली कंसोल पे यूज़र इनपुट देगा को, तो कंसोल के थ्रू मैं सीन कराऊँगा, ठीक है? तो अब मान लो मैंने लिखा था इंट n और यूज़र ने है ना कैरेक्टर टाइप की वैल्यू दी थी, ठीक है? मैंने लिखा था इंटीजर n, उसने लिखा कोई फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू दे दी, ठीक है? तो ऐसी एरर्स बिकॉज़ ऑफ अ मिस्टेक इनपुट डेटा में यूज़र ने मैंने कुछ माँगा और था इंटीजर, उसने दे दिया कैरेक्टर, उसने दे दिया फ्लोट, उसने दे दिया बूलियन। तो एक एरर आएगी, मतलब वो कोड चलेगा नहीं, वो क्योंकि वो तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है? एक एरर ऐसे हो गई। एक एरर ऐसे हो सकती है, जैसे मेरे को 2 नंबर को डिवाइड करना है, ये एग्ज़ाम्पल मैं लेने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। मेरे को एक नंबर को डिवाइड करना है, 2 नंबर को डिवाइड करना है, मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यूज़र से लेने हैं। तो यूज़र ने न्यूमरेटर लेट्स से 2 ले लिया और डिनोमिनेटर में उसने 0 ले लिया, ठीक है? अब 2 अपॉन 0 अपने को पता है इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये भी एक एरर आएगी भाई, किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। तो ऐसे जो अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड जो इनपुट्स यूज़र दे देता है फालतू में, इनको मैं डालता हूँ सिंक्रोनस में, ठीक है? एसिंक्रोनस क्या हो सकती है? एक्सेप्शन दैट आर बियॉन्ड द प्रोग्राम्स कंट्रोल दैट इज़ सच एज़ डिस्प्ले एरिया, कीबोर्ड इनपुट्स, ठीक है? मान लो काम चल रहा है, सिस्टम सर्वर तुम्हारा क्रैश हो गया, ये भी एक एरर है, मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, भाई पता थोड़ी था, मैं कोड लिख रहा था कि भाई सर्वर क्रैश हो जाएगा मेरा फ्यूचर में, पर हो गया, तो ऐसी एसिंक्रोनस में आती है। कीबोर्ड इनपुट्स, मैं कोई प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, कंट्रोल से अगर वीएस कोड पे दबा दूँगा तो प्रोग्राम बंद हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे कुछ उल्टा-सीधा बटन दबा दिया, कीबोर्ड इनपुट इंटरप्ट्स हो गए और इंटरप्ट्स में एरर आ गई, ठीक है? तो अपन एग्ज़ाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि मैं क्या बोल दिया इतनी देर में। तो देखो, सबसे पहले अपन ले रहे हैं डिवाइड बाय ज़ीरो का, ठीक है? और एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? मैंने क्या लिया, एक न्यूमरेटर बनाया, एक डिनोमिनेटर बनाया और सीन करा रहा हूँ, रिज़ल्ट में उसको डिवाइड कर रहा हूँ और रिज़ल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार रन करता हूँ इसको, ठीक है? तो ये मेरे से सीन माँग रहा है, तो अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 2 दे दूँगा तो ये मुझे आंसर दे देगा 1, ठीक है? कोड सही चल रहा है, अब दोबारा रन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सिंक्रोनस में अपन देखते हैं
किसी नंबर को मैं अगर कोई गलत इनपुट दे दूँ, तो मतलब जैसे इंटीजर न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए भाई, इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। लेट्स से मैं एफ कैरेक्टर दे देता हूँ, ठीक है? तो कोड रुक गया। उसने कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं किया यार कि भाई तुम्हारा क्या गलत है इसमें, तुमने क्या कर दिया? अब मान लो ये तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एफ पर, ऐसा कोई तुमने यूज़र इंटरफेस मतलब ऐसा कोई वेबसाइट बना रखी है जहाँ पे एक बार इनपुट देने के बाद ये पता नहीं चलता कि तुमने फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या इनपुट दिया है। तो किसी से है ना, मान लो कोई न्यूमेरिक की दबा रहा था पर अल्फ़ाबेटिकल कोई की दब गई, तो उसको पता नहीं था भाई क्या इनपुट दिया। एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए ना कि भाई तुमने कैरेक्टर टाइप कर दिया था या फिर गलत इनपुट दिया, ठीक है? तो ऐसा कोई मैसेज अभी डिस्प्ले हो रहा नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पे एरर तो आ रही है पर पता नहीं कैसी एरर आ रही है, ठीक है? सीधा यहाँ पे आ गया डिवीज़न इज़ इक्वल्स टू रिज़ल्ट क्या है 0 है, ठीक है? एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने दिया 2 न्यूमरेटर में और 0 दे दिया। अभी कोड ये क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि भाई मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर सकता, अभी थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्योंकि वो मेरा वीएस कोड और कंपाइलर ऐसे लिखा हुआ है कि भाई अगर बहुत देर तक आउटपुट नहीं आया तो रैम वेस्ट ना जाए, इसका वो उन्होंने लिख रखा है पहले से कोड डेवलपर्स ने। तो 2 डिवाइडेड बाय 0 डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो चलेगा ही नहीं, ठीक है? तो अब कुछ डिस्प्ले करना चाहिए था ना उसको कि भाई तुमने रॉन्ग इनपुट दिया है, तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 है, ठीक है? ऐसा कुछ आउटपुट उसने मुझे कंसोल पे दिया नहीं। तो एज़ अ यूज़र मैं क्या चाहता हूँ कि भाई एक मैसेज डिस्प्ले हो अगर कोड रुक रहा है तो, किस वजह से रुक रहा है, ठीक है? तो अगर मैनुअली मैं इफ एल्स लिखूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई अगर डिनोमिनेटर 0 हो, और एक और इफ एल्स लिख सकता हूँ जिसके लिए अगर न्यूमरेटर में अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही और डिनोमिनेटर में इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही तो भी एक मैसेज डिस्प्ले करा सकता हूँ इफ एल्स लगा के वही, ठीक है? तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी इफ एल्स केस आएगी। अब देखो 0 लिखूँगा तो ये बोलेगा डिवीज़न बाय 0 नॉट अलाउड, ठीक है? इसने साफ बोल दिया भाई डिवाइडेड बाय 0 मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ऐसी एरर्स के लिए इनको हैंडल करना आए मुझे। तो यही सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग में। तो एक कीबोर्ड इंटरप्ट का और देख ले जो एक सिंक्रोनस था, मैं रन किया। अब देखो मुझे कायदे से देना चाहिए न्यूमेरिकल का इनपुट मतलब न्यूमरेटर का इनपुट देना चाहिए। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लस सी दबा दूँ तो ये रुक जाएगा प्रोग्राम। इसने मुझे कोई इनपुट दिया ही नहीं। अगर मान लो किसी से गलती से बटन दब गया तो कीबोर्ड इंटरप्ट ही तो है ये, गलती से उसने दब दिया, कोई जानबूझ के तो रोकेगा नहीं। कीबोर्ड इंटरप्ट हुआ भाई, गलती से एस्केप दब गया या फिर कंट्रोल सी दब गया इस केस में, तो वो रुक जाएगा। लेकिन एक मैसेज इस पे होना चाहिए था कि भाई कीबोर्ड इंटरप्ट, ठीक है? तो ऐसी एरर्स जो सडनली अकर्स हो रही है, वजह कुछ भी हो, रॉन्ग इनपुट हो, बैड एलोकेशन हो, ठीक है? बैड एलोकेशन भी अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आगे थोड़ा इसी क्लास में, ठीक है? तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड एरर्स के लिए मेरे को एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि भाई ठीक है इसकी वजह से तुम्हारा ये हुआ, इसकी वजह से, तो ये मेरी कन्वीनिएंट के लिए होगा कि भाई ठीक है मुझे पता होगा कि मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है? तो इनके लिए मैं ये सब मैं पढ़ता हूँ एक्सेप्शनल हैंडलिंग में, ठीक है? तो वापस चलते हैं, अब अपन इनको कैसे हैंडल करेंगे? अब अगर मैं इफ एल्स लगाऊँ तो मुझे देखो एक इफ एल्स इसके लिए लगाना पड़ा, एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं कोई कैरेक्टर वैल्यू ना डाल दूँ, एक लगाना पड़ेगा भाई फ्लोट वैल्यू ना डाल दूँ, एक डालना पड़ेगा भाई स्पेशल कैरेक्टर ना डाल दूँ, ठीक है? तो बहुत सारे मल्टीपल इफ एल्स केस लगाऊँ, ये फ़ायदा है या फिर कोई भाई तुम है ना 2-3 लाइन बता दो वो लिख दूँ और उससे मेरे सारी एरर्स हैंडल हो जाए। तो मैं तो चूज़ करूँगा 2-3 लाइन लिख दे और उससे है ना सारी एरर्स हैंडल हो जाए, ठीक है? तो मल्टीपल इफ एल्स केस मैं नहीं लगाऊँगा। चलते हैं भाई वो 2-3 लाइन्स क्या है, ठीक है? अब देखो, मुझे क्या पता है इन लाइन्स में एरर आएगी। ये मेरा कोड है, मुझे पता है इन लाइन्स में एरर आ सकती है, इन लाइन्स के अलावा एरर नहीं आएगी। या तो भाई इधर वो है ना कैरेक्टर वैल्यू दे देगा या कुछ और वैल्यू दे देगा, इन लाइन्स में एरर आएगी, मुझे इसके अलावा इसके बाद कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है? इसके अलावा कोई एरर नहीं आएगी। तो मैं क्या करूँगा भाई इनको ट्राई करो चलाने का। भाई चल जाए तो ठीक है, चल जाए तो सेम टू सेम आउटपुट दे देना। ट्राई करो, अगर चल जाए तो ठीक है, नहीं तो भैया एरर दे देना। एरर को करना तुम थ्रो और मैं उसको कैच कर लूँगा। बेसिक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो भाई ट्राई करना, ट्राई ब्लॉक बनाया मैंने, उसके अंदर सारा कोड लिख दिया, ठीक है? जो भी एरर मैं पहले सी आउट करा रहा था उसको मैं थ्रो कर सकता हूँ मैनुअली भी। अभी सब कुछ बताऊँगा डिटेल में क्या होते हैं ये, लेकिन मैं उसको मैनुअली थ्रो कर रहा हूँ उसको और बोल रहा हूँ कि भाई अगर ये एरर आए ना तो इसको मैं थ्रो कर दूँगा, तू कैच कर लियो। बोला ठीक है कर लूँगा और फिर जो भी एरर आएगी उसको डिस्प्ले करा दूँगा। अब मैं इसमें एक-एक वर्ड का मतलब समझाऊँगा, पहले करता हूँ रन। ठीक है, तो ये इनपुट माँग रहा है, पहले सही से चला के देख लेते हैं, चल रहा है क्या? ठीक है, कोड चल रहा है। अब एक बार एरर वाला मैसेज पेश करके देखते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 0 कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्शन डिवीज़न बाय 0 नॉट अलाउड, ठीक है? ये बोल रहा है कि भाई डिवीज़न बाय 0 नॉट अलाउड, ठीक है, सही चल रहा है कोड। अब भैया ये मतलब क्या है? मेरे को कोड समझा दो, क्या लिख दिया आपने? तो मैंने बोला दोस्त देख कि इंट न्यूम से लेके सी आउट ये एंडल, इसमें इस लाइन में कहीं इन कोड में बीच में कहीं भी एरर आ सकती है, ठीक है? मान ली यूज़र ने सीन के टाइम पे एरर आ गई, है ना? अब यहाँ पे अगर 0 था तो मैंने एक केस तो इफ एल्स लिख दिया, इसमें एरर आ गई, ठीक है? अभी तुम्हारे मन में आ रहा हो कि भाई इफ एल्स तो आपने यहाँ पे लगाया है, तो वो सब अभी आगे अभी अब आगे अपन करेंगे जब मैं ये थ्रो भी नहीं पढ़ाऊँगा, कुछ और चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे समझो, ठीक है? तो मैंने बोला कि तुमको इसमें एरर आ सकती है, तो मैंने बोला था कि इनको ट्राई कर
अगर तेरा कोड चल जाता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं चलता, कहीं पे बीच में एरर आती है तो उस एरर को तू थ्रो कर दे और मैं बाहर से कैच कर लूँगा, फिर मैं उसको डिस्प्ले करा दूँगा। ठीक है? ठीक है? अब तुम बोलोगे भाई ये क्या लिख दिया कॉन्स्टेंट ये सब, ठीक है? तो पहले तुम ये समझो ट्राई क्यों लिखा है? इन कोड को मैं ट्राई करूँगा और जो भी एरर मेरे को मैनुअली थ्रो करानी थी, पर्सनली मैनुअली, ये खुद से नहीं करेगा कंपाइलर। तुम जैसे तुमने थ्रो कीवर्ड लगाया, इसका मतलब इसके अंदर जो भी सेंटेंस है, स्ट्रिंग है, मुझे ये कैच ब्लॉक को देनी है। मेरा कैच ब्लॉक इसको कैच करेगा, ठीक है? अभी कैच कैसे करेगा ये अपन देखते हैं, ठीक है? तो मैंने ये मैसेज थ्रो कर दिया कि ठीक है अगर भाई ऐसा कोई केस हो डिलिमीटर 0 हो जाए तो मैं ये मैसेज डिस्प्ले कराऊँगा, ठीक है? अब वो पकड़ा इस कैच ने, अब इस कैच ने कैसे पकड़ा? इसने लिखा भैया मेरे पास आ रहा है कॉन्स्ट कैर पॉइंटर ई, मेरे पास ये आ रहा है और मैं बोल रहा हूँ वो ये चीज़ है, ठीक है? अब देखो कैसे है, पहले मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? तो एक बार इसको समझ लेते हैं फटाफट से। मैंने तुमको बोला ये ले रहा है कॉन्स्ट कैरेक्टर पॉइंटर ई, ठीक है? ई। अब ये इधर देखो क्या थ्रो कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग थ्रो कर रहा है डबल कोट्स में, ये पूरी स्ट्रिंग थ्रो हो रही है, ठीक है? अब स्ट्रिंग को अपन ने स्ट्रिंग वाली वीडियो में पढ़ा था कि भाई इनको अपन कैरेक्टर एरेज बोल सकते हैं, मतलब 0th इंडेक्स पे ये डी पड़ा होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आई पड़ा होगा, सेकंड इंडेक्स पे वी पड़ा होगा, ऐसे करके पूरी स्ट्रिंग इंडेक्सेस पे हर एक इंडेक्स पे एक-एक कैरेक्टर पड़ा है, इनको कैरेक्टर ऑफ एरे बोल रहा हूँ। अभी देखो क्या ले रहा है, सबसे पहले तो कांस्टेंट ले रहा है कि भाई जो भी मैसेज मेरे पास आ रहा है ना यहाँ पे, मैं उसको है ना इस ब्लॉक में कहीं चेंज ना कर दूँ, इसलिए एज़ अ कांस्टेंट इसको ट्रीट कर रहा हूँ कि भाई मैसेज को मैं चेंज ना कर दूँ, ये मैंने बहुत बार बता रखा है। ठीक है? इस मैसेज को मैं मैनुअली कोई मान लो कैच ब्लॉक कैच कर लिया और यहाँ पे ना इस मैसेज को चेंज करके खुद का मैसेज डिस्प्ले करा रहा है, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, उसको चेंज ना कर सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म को अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? अब कैरेक्टर पॉइंटर क्यों ले रहा हूँ? ठीक है? अब पॉइंटर क्या स्टोर करता है? भैया एड्रेस। पॉइंटर किस टाइप का है? भैया कैरेक्टर टाइप का। ये क्या है? एरे। तो मैं सही चीज़ तो कर रहा हूँ। एरे में क्या होता है? फर्स्ट इंडेक्स का जब मैं लिखता हूँ एआरआर और ब्रैकेट में कुछ भी लिखता हूँ तो ये क्या होता है? फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस ही तो स्टोर करता है। अपन ने पॉइंटर्स में बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ रखा है। ठीक है? तो जब मैं लिखता हूँ पॉइंटर ई, तो ई पॉइंटर के अंदर इस 0th इंडेक्स डी की मेमोरी स्टोर होती है, डी का एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है? मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ तुमको ये वाली चीज़। मैं क्या लिख रहा हूँ, ई मैं अभी केवल ई डिस्प्ले करा रहा हूँ और सी आउट की अपन ने पढ़ रखा है, सी आउट की इम्प्लीमेंटेशन इंटीजर के लिए और कैरेक्टर एरेज के लिए अलग अलग होती है। स्ट्रिंग में पढ़ रखा है अपन ने, स्ट्रिंग वाली वीडियोज में याद है, स्ट्रिंग वाली वीडियोज में अपन ने इसको कवर करा रखा, पॉइंटर वाली में भी मैंने इसको रिवाइज कराया था। ठीक है? इसका मतलब सी आउट अगर तुम करोगे ए आर आर ऑफ जीरो, अगर इंटीजर है तो केवल जीरो इंटीजर वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अगर ए आर आर तुम्हारा कैरेक्टर टाइप का है तो लिखोगे तुम सी आउट ए आर आर और जीरो, तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता। ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूँ इजीली। जब मैं ई से प्रिंट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भैया डी चल डी से प्रिंट कर दे, लेकिन सी आउट की इम्प्लीमेंटेशन ऐसे है स्ट्रिंग्स के लिए कि ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा। नल कैरेक्टर कहाँ मिलेगा? इस एक्सक्लेमेशन मार्क के आगे जो मेरा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ऐड करेगा। ठीक है? ये सब अपन ने पढ़ रखा है स्ट्रिंग की वीडियो में। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया प्रूव करो कि ये ई है ना डी का एड्रेस, ई के पास जी का एड्रेस है। ठीक है? तो ये प्रूव करना कोई इतना बड़ा गेम नहीं है। मैंने तुमको क्या बता रखा है, पॉइंटर की मेरे को मतलब डी एक्सट्रैक्ट करना हो तो मैं इसको एक बार डी रेफरेंस करूँगा। अपन ने इसको पॉइंटर में पढ़ रखा है, तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए? एक्सेप्शन आनी चाहिए डी। ठीक है? तो एक बार तुमको चला के दिखाता हूँ इसको। तो इनपुट देता हूँ मैं रॉन्ग 0, देखो डी प्रिंट हो रहा है इस बार। अगर मैं इसमें लिख दूँ, अब मैं इसको आराम से ट्रैवर्स कर सकता हूँ। ठीक है? ये सब मैंने तुमको सिखा रखा है। ई ई प्लस अगर 1 लिखूँगा तो आई आएगा, 0 लिखता तो वापस जी आता है। ठीक है? अब मैं इसको लिखता हूँ तो अब एक्सेप्शन आई आना चाहिए, मतलब इसका नेक्स्ट इंडेक्स, 0 इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स, एआरआर बेसिकली इसको अपन लिखते हैं ना, एआरआर ऑफ आई, एआरआर ऑफ एआरआर ऑफ आई, क्या एआरआर ऑफ आई क्या होता है? मैंने पॉइंटर की वीडियो में पढ़ा रखा है, एआरआर प्लस आई। तो यहाँ पे ई ऑफ आई क्या होगा? ई प्लस 1, ई प्लस 2 करूँगा तो मैं फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। देखो, अब इनपुट माँग रहा है, देखो आई आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ सेकंड, तो ये अब आएगा वैल्यू क्या आएगी अगली वी, वी आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ई प्लस 2, तो अब ये वी आ जाएगा। ठीक है? तो इसको एक बार चलाते हैं, अब वी आ रहा है। ठीक है? तो इससे मतलब पता चल गया कि ये डी का एड्रेस शो कर रहा है और फिर जब मैं ई को आउटपुट ले रहा हूँ तो पूरी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, क्योंकि बैक एंड पे सी आउट की इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसे लिख रखी है। ठीक है? तो तुमको ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है? तो इसका मतलब ये वाला पूरा मैसेज आया, इसमें से पूरा मैसेज भी नहीं बेसिकली, ये डी
डी जो इंडेक्स है, ज़ीरोथ इंडेक्स इस स्ट्रिंग का वो आया और उसके बाद की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। ठीक है? तो मेरे को ये थ्रो प्रिंट कराना था, तो मैं उसको प्रिंट करा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई इंटीजर बना के, स्ट्रिंग बना के इसको स्टोर नहीं करा रहा, मैं सीधा उस मेमोरी एड्रेस का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। मुझे कोई अलग से स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये कर रहा हूँ मैं। अब तुम बोलोगे भैया इतना सब क्यों किया, इफ एल्स कर लेते, बढ़िया ईज़ी था। तो मैं बोला कि भई क्लासेस में चीज़ें आसान हो जाएगी और फिर इनके आगे अपने को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो बेस बिल्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है? तो अब देखते जाओ। तो उनको समझ में आ गया भाई ट्राई क्या होता है। मैं ना उसमें से जो भी मेरे को लगता है कि भाई इन लाइन्स में एरर आएगी, मैं वो लाइन्स उसमें लिख देता हूँ और अगर कोई एरर नहीं होती तो वो सिंपली एग्ज़ीक्यूट कर देता है और अगर कोई एरर आती है तो वो जहाँ पे मैंने थ्रो यूज़ किया होता है उस मैसेज को ये थ्रो कर देता है जिस भी लाइन में एरर आती है और फिर कैच ब्लॉक उसको कैच कर लेता है और क्या बोलते हैं उसको मैं प्रिंट करा सकता हूँ ई से, ठीक है? अब इसको करते हैं अपन क्लासेस के वे में। भाई क्लासेस में समझाओ ठीक है, बेस पे तो बता दिया लेकिन क्लासेस में समझाओ कैसे करूँगा, ठीक है? तो अब क्लासेस में करके देखते हैं। मैंने एक क्लास बना रखी है कस्टमर, उसके अंदर 2 डेटा मेंबर्स हैं नेम और बैलेंस। मैंने कस्टमर का कंस्ट्रक्टर बनाया, इनिशियलाइज़ कराई वैल्यूज़ को। एक डिपॉज़िट का मैंने फंक्शन बनाया, अगर वैलिड अमाउंट है, तो भाई डिपॉज़िट कर दे मेरे बैलेंस में, नहीं तो बोल दे कि भाई इनवैलिड अमाउंट था। अगर विथड्रॉ करना है और तेरे बैलेंस में उतना मतलब तेरे खाते में उतना रुपया है और तेरा अमाउंट जो तुझे विथड्रॉ करना है वो एक वैलिड अमाउंट है, तो विथड्रॉ करा दूँगा, नहीं तो बोल दूँगा इनवैलिड अमाउंट है या फिर तेरा बैलेंस में उतना अमाउंट होगा नहीं जितना तुझे लेना है, ठीक है? मैंने एक वेरिएबल बना मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया राम और C1 ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर राम और 10,000 रुपए पास कर दिए, उसके बैंक में है और ये वैल्यूज़ मैं विथड्रॉ करा रहा हूँ और डिपॉज़िट करा रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने इफ एल्स केस लिख रखे हैं, यहाँ पे देखो मैंने इफ एल्स केस लिखने पड़े, इसलिए मेरे को ये इफ एल्स केस की वजह से ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएँगे, अगर इफ एल्स केस नहीं होते तो ये डिस्प्ले नहीं होते, देखो। मुझे बोल दिया इसने इनसफिशिएंट बैलेंस, भाई 10,000 है और तू कुछ 78,333 अमाउंट निकाल रहा है, नॉट पॉसिबल क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस है। अगर ये इफ एल्स केस नहीं लगा रखे होते तो मेरे पास कोई वो नहीं आता, एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, अब मैं इनको ट्राई कैच थ्रू की मदद से करना दिखाता हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। सेम वही है, कस्टमर नेम बैलेंस और क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर बना रखा है, डिपॉजिट मनी का वही है। इस बार मैं ना सी आउट की जगह बस इसको थ्रो कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी थ्रो कर रहा हूँ, यहाँ पे भी थ्रो कर रहा हूँ दोनों मैसेजेस को और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई इन दोनों लाइन्स में से एरर आ सकती है। मैं सीधा तो बस तुमको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ठीक है? इन दोनों लाइन्स में एरर आ सकती है इसलिए मैंने ट्राई लगा दिया और कैच कर रहा हूँ सेम कॉन्स्ट कैरेक्टर पॉइंटर ई। अगर ये वाला आएगा तो आई का एड्रेस, ये वाला आएगा तो आई का एड्रेस और ये वाला आएगा तो इस आई का एड्रेस, ठीक है? ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है? अब मैंने तुमको क्या बोला था कि मानो तुम्हारा गेम ऐसे चल रहा है मतलब तुम कोई गेम खेल रहे हो, कोई ऐप चला रहे हो, ठीक है? सडनली कोई एरर आई, तो तुम क्या चाहोगे? तुम क्या चाहोगे खुद से कि भाई 3 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? तुम कोई भी ऐप चला रहे हो, तुम्हारी फेवरेट ऐप समझ लो, इंस्टाग्राम समझ लो, पबजी समझ लो, तुमको जो समझना है, लूडो समझना है, जो समझना है वो समझ लो, ठीक है? तुम कोई ऐप चला रहे हो तुम्हारे पास 3 केसेस है, तुम कौन-सा चूज़ करोगे? फर्स्ट मान लो कोई एरर आई और वो ऐप बंद हो गई, कोई एरर आई और ऐप बंद हो गई। सेकंड, कोई एरर आई, मैसेज आया और ऐप बंद हो गई, ठीक है? एरर आई उसके बाद वो मैसेज आया कि भाई इस वजह से एरर एरर आ रही है और वो गेम बंद हो गया, मतलब गेम आ रहा है मुँह पे बार-बार पबजी, तो वो गेम बंद हो गया, ठीक है? और मान लो वैसे मैं नहीं खेलता पबजी, ठीक है? उसके बाद है ना थर्ड केस, कोई एरर आई, मैसेज आया, ठीक है? लेकिन गेम चालू है, पबजी गेम चालू है, कोई भी ऐप वो चालू है, ठीक है? वो बंद नहीं हुई है, ठीक है? 3 केस है, एरर आई ऐप बंद हो गई, एरर आई, मैसेज आया, ऐप बंद हो गई, एरर आई, मैसेज आया, लेकिन ऐप चालू है, ऐप बंद नहीं हुई, ऐप ने अपना काम बंद नहीं किया, बस वो फंक्शन या तो मान लो वो फंक्शन बंद हो गया होगा या फिर ठीक है, लेकिन ऐप पूरी ऐप बंद नहीं हुई। तो तुम कौन-सा तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा ऐप है मतलब डेवलपर्स ने अच्छा कोड लिखा है। थर्ड वाला केस, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड बहुत बेकार है। तो वहीं पे ये ना ये कोड है ना यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मान लो इसके बाद कोई और लाइन्स लिखी होती C1, ठीक है? एक बार रुको, C1 डॉट डिपॉज़िट, ठीक है? लेट्स से 550 है ना? अब ये विथड्रॉ के बाद ये वाली लाइन से यहाँ से तो कोड टर्मिनेट हो जाता, लेकिन बाकी का कोड जो रेस्ट ऑफ कोड है ना वो चलता रहता, ठीक है? ये वाली लाइन नहीं चलती, लेकिन ये जो बाकी जैसे मैंने आई एम ऑन लिख रखा है तो ये वाली सब चलती रहती है, मैं तुमको करके दिखाता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ₹300 जमा हुए, जो मेरी जो मेरी इस लाइन के हैं, फर्स्ट लाइन के। फिर उसके बाद इस लाइन में एरर थी क्योंकि मैं ज़्यादा अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इनसफिशिएंट बैलेंस का एरर आया। उसके बाद है ना इसने आई एम ऑन प्रिंट कर दिया कि मतलब रेस्ट ऑफ कोड मेरा चलेगा, वर्किंग रहेगा।
ठीक है? अब कमेंट मत करना कि सेम चीज़ इफ एल्स से भी चल जाती है, लेकिन आगे मैं बताऊँगा कि थ्रो को हटा के मैं क्यों थ्रो हटाऊँगा और आगे की और भी चीज़ें कैसे यूज़ करूँगा, बस थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इस केस में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि भई वो वाला पार्ट तो रुक जाएगा जहाँ पे एरर है, लेकिन रेस्ट ऑफ कोड है ना वो वर्किंग में रहेगा, ठीक है? तो ऐसे फेजेज़ में, ऐसे केसेज़ में ये यूज़ आता है कि भाई मैं तुमको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल भी तुम कोई ऐप चला रहे हो, वहाँ पे एरर आई और मैसेज आया कि भाई इस वजह से आई और रेस्ट ऑफ कोड वर्किंग है, मैसेज आ गया और तो तुमको ये लगेगा हाँ भाई ठीक है, फिर तुम उसको वापस चला लोगे या जो भी करोगे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? तो ऐसे करके चलेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किसका मतलब क्या है। कॉन्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग कांस्टेंट सो नो वन कैन चेंज द थ्रोड मैसेज, जो भी मैसेज थ्रू हुआ है उसको कोई चेंज ना कर सके। कॉन्स्ट कैरेक्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग लिटरल दैट वाज थ्रोन इन द थ्रो स्टेटमेंट। जो भी स्ट्रिंग लिटरल है ना, मतलब बेसिकली ith कैरेक्टर, इसका एड्रेस, इस इंडेक्स का एड्रेस इस पॉइंटर में, ई पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ तुमको समझ गई। और बाकी का मैसेज क्यों डिस्प्ले हो रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि सी आउट की इम्प्लीमेंटेशन है, जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता वो प्रिंट करता रहता है दबा के, ठीक है? तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं भाई टर्म्स में, मतलब इसका क्या है? भाई ये ट्राई क्या है, कैच क्या है, अपन ये सब पढ़ते हैं अब, ठीक है? ये सब चीज़ें आपस में कैसे काम कर रही है पढ़ते हैं, ठीक है? तो एक बार एक्सप्रेशन रिवाइज़ करते हैं। अब देखो, an exception is an issue that occurs during the execution of a program, disrupting its normal flow. For example, trying to divide by zero or accessing invalid memory might cause exceptions. ठीक है, ये वाला एग्जांपल अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे, ये वाला देख चुके हैं जीरो वाला। Without handling them, the program will terminate except unexpectedly. अभी अपन ने देखा था कि भाई मैं बस है ना, मैंने कोई एफ अगर इंटीजर मांग रहा है, मैंने एफ कैरेक्टर दे दिया, तो प्रोग्राम रुक जाता है, मतलब उसमें बता ही नहीं रहा कि भाई क्यों हो रहा है, क्यों रुक रहा है, क्या रुक रहा है, क्या हो गया तेरे एकदम से, ठीक है? वो कुछ बता ही नहीं रहा। लेकिन इनको हैंडल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई अपन कोई बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, खूब पैसे दे रहा है अपने को, ठीक है? तो अपने को भाई ये सहूलियत देनी चाहिए। वो पैसे इसी चीज़ के बारे में देख रहा है। पहले तो भाई कोड अटके नहीं, और अटके तो पता तो रहे उसको भाई इस वजह से अटका है, और तुम्हारे पास भी लाए कि ले भाई इसको सुधार, तो तुमको तो पता चले कि भाई किस वजह से अटका है। तुम कहाँ 1000-2000 लाइन का कोड पूरा लिखने बैठोगे, समझ गए? ठीक है? तो की कंपोनेंट्स क्या है? Key components of exception handling in C++. Try block. This is a block of code where you write statements that might cause an exception. If an exception occurs inside the try block, the program will immediately stop executing the rest of the block, not the whole code. ठीक है? And look for the corresponding catch block. ठीक है? मतलब ट्रायल ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिख रखा है, ट्रायल ब्लॉक पे तो कोशिश करेगा कि भाई पूरा चल जाए। मान लो किसी लाइन पे एरर आ गया तो वो कैच ब्लॉक के पास भेज भेज देगा, लेकिन उतना ही कोड का एग्जीक्यूशन रुकेगा जो ट्राई ब्लॉक में रुक रखा है। रेस्ट ऑफ कोड जो कैच ब्लॉक के नीचे लिख रखा है वो नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? तो इससे अपनी ऐप बंद नहीं होगी। थ्रो थ्रो स्टेटमेंट क्या करता है? द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड। यू कैन थ्रो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन सच एज इंटीजर, स्ट्रिंग्स और इवन यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ईज़ी। अब जो इफ एल्स था, अब देखो, इफ एल्स में मैं क्या कर सकता था भाई, बस सी आउट करा सकता था कि भाई ये दिक्कत हो गई। अब सी आउट मैं स्ट्रिंग की फॉर्म्स में करा सकता था। मेरे को इंटीजर भी कराना है तो डबल कोट्स में स्ट्रिंग्स की फॉर्म में ही मैं सी आउट कराता। लेकिन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ थ्रो के थ्रू, मैं भाई बहुत अलग-अलग टाइप की एक्सेप्शन यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मान लो इंटीजर, स्ट्रिंग्स करा सकता हूँ, इवनली यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी मैं है ना एज़ एरर प्रिंट कर सकता हूँ। अभी कैसे करना है ये अपन अभी पढ़ेंगे जब अपन एक्सेप्शन क्लास पढ़ेंगे, ठीक है? तो तुमको और समझ में आएगा भाई थ्रो कितना कमाल की चीज़ है। तो मैं इफ एल्स से अच्छी इसको बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अब कैच ब्लॉक देखते हैं। अ कैच ब्लॉक हैंडल्स द एक्सेप्शन थ्रोन बाय द ट्राई ब्लॉक। यू कैन राइट मल्टीपल कैच ब्लॉक्स टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है? अब भाई अभी तो है ना, मान लो इनसफिशिएंट बैलेंस इस टाइप की एरर थी। अब मान लो अलग-अलग टाइप की एरर्स आ रही हो तो मैं उनको अलग-अलग कैच ब्लॉक लिख सकता हूँ, मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकता हूँ। मैं बताऊँगा अभी आगे कैसे करते हैं। और ये याद रखना, ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद कैच ब्लॉक आएगा। ऐसे नहीं तुमने ट्राई ब्लॉक के बाद कुछ कोड लिख दिया फिर तुम कैच ब्लॉक लिख रहे हो, नहीं। ट्राई ब्लॉक खत्म हुआ फिर कैच ब्लॉक होना चाहिए उसका, ये सिंटेक्स है, ठीक है? How it work together? Code in the try block runs normally until exception occurs. When a throw is encountered, the program looks for matching catch block. The catch block processes the exception and prevents the program from crashing. ठीक है, ये तुमको इजीली समझ में आ गया होगा। तो एक बार अपन इसके अंदर अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट वही है जो मैंने अभी तुमको बता दिया। एक बार मैं इन फाइल्स को बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं बैड एलोकेशन। मैं किसको बैड एलोकेशन बोल रहा था ना, आपने पढ़ा था अभी।
देखो, एक यूज़र क्या चाह रहा है, मैं ना 10 की पावर 9 वैल्यू स्टोर कर रहा है, 10 की पावर 9 1 इंटू 10 की पावर 9 बेसिकली, तो वो वैल्यू को ये स्टोर करा रहा है। अब ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट है एक इंटीजर की, ठीक है? वैल्यू स्टोर हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है? अब पॉइंटर बना रहा हूँ मैं और इतने साइज़ का एरे एलोकेट करा रहा हूँ डायनामिकली डायनामिकली हीप में। अब स्टैटिकली तो पॉसिबल नहीं है, स्टैक तो वैसे बहुत छोटा होता है। अब मुझे इतना बड़ा स्पेस चाहिए तो हीप में होगा, ठीक है? अब कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं है, कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एरर आएगी तो कहाँ आएगी? रन टाइम पे आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगी और रन टाइम पे पता चलेगा कि भाई हीप में इतनी मेमोरी थी भी क्या जो इतनी इसने माँग ली? भाई मेरी रैम इतनी होनी भी तो चाहिए ना कि इतनी माँग ले, ठीक है? तो अगर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी तो ये मेमोरी एलोकेटेड प्रिंट कर देगा, नहीं तो क्या बोलते हैं एरर आनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल इसमें कोई नहीं है, मैं बिल्कुल इसको डिफ़ॉल्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने ना कोई इफ एल्स लगाया है, ना मैंने कोई ट्राई कैच ब्लॉक लगाए हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अगला कुछ बोल रहा है, देखो पढ़ने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये बोल रहा है यहाँ चालू ये यहाँ से, ठीक है? इफ जी प्लस प्लस बैड एलोकेशन एक्सेप्शन डॉट सीपीपी, ये मेरी फाइल का नाम है, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है टर्मिनेटिंग कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ बैड एरे न्यू लेंथ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इसको पढ़ो, इसको डिकोड करो, क्योंकि अपना रिश्ता होता है एरर से। भैया एरर समझ में नहीं आएगी अपने को तो अपने को पता नहीं चलेगा कोड क्यों फट रहा है, ठीक है? टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस, कंपाइलर कुछ थ्रो कर रहा है, थ्रो कीवर्ड, कंपाइलर बैकएंड पे कुछ थ्रो कर रहा है, इंस्टेंस थ्रो कर रहा है, मतलब क्लास का इंस्टेंस, क्या ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है, ठीक है? थ्रोइंग एन इंस्टेंस, इंस्टेंस क्या होता है? क्लास का ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट इसको अपन बोलते हैं। तो थ्रो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, किस टाइप का ऑब्जेक्ट? बैड एरे न्यू लेंथ का ऑब्जेक्ट ही थ्रो कर रहा है। इसका मतलब बैकएंड पे कोई क्लास बन रखी है जिसका नाम है बैड एरे न्यू लेंथ, और उसका ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब ये मैं तुमको बताऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है? सब बताने वाला हूँ तुमको, चिंता मत करो, ठीक है? और उसके अंदर वॉट, एक ब्रैकेट और कॉलन, फिर ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है? मतलब बेसिकली एक वॉट फंक्शन होगा और उसके अंदर से ये मैसेज आ रहा है, ठीक है? तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है भाई? कंपाइलर कुछ थ्रो कर रहा है ऑब्जेक्ट इस क्लास का, और उसमें एक फंक्शन है वॉट, उसके थ्रू ये मैसेज आ रहा है, ठीक है? तो तुमको ये समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है। अब देखो, कैसे आ रहा है। अब मैं कर रहा हूँ इसको एक बार कमेंट, ठीक है? ये कमेंट छोड़िए, यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ, बड़ा करूँ क्या इसको? बहुत देर बाद याद आई, ठीक है? तो इंट मेन मैंने क्या किया, इस लाइन में मेरे पास एरर आएगी, ठीक है? तो मैं इसको कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है? तो इसको समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास इन लाइन में एरर आएगी, मुझे पता है, मुझे पता है इन लाइन में एरर आएगी, स्पेसिफिक इन लाइन्स में कहीं भी एरर आ सकती है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, ये देखो एक सेकंड इसको, हाँ, अब समझ में आएगा। देखो, इन लाइन्स में एरर आएगी, मुझे पता है। ये देखो क्या क्या थ्रो कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है, तो भाई ज़रूर किसी ना किसी क्लास की बात हो रही है। एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है, यहाँ से मुझे पता चलता है कि ठीक है, कोई क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है, ठीक है? तो अब ये लाइन क्या थ्रो करेगी, एक ऑब्जेक्ट, इनमें एक एरर आएगी जो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट होगा। मैंने देखा था अभी कि मैंने थ्योरी में पढ़ा था कि थ्रो कीवर्ड से मैं स्ट्रिंग्स, इंटीजर और इवन ऑब्जेक्ट्स भी थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है? तो कंपाइलर मुझे ना इस लाइन को एरर दे रहा है और एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है, मुझे यहाँ से पता चला थ्रोइंग एन इंस्टेंस, ठीक है? यहाँ से मुझे पता चला आज, ठीक है? तो अब मैं इसको अगर ट्राई ब्लॉक में डालूंगा तो कैच मेरा क्या है, कैच में क्या आएगा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट टाइप का एरर आएगा, ठीक है? मैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, पहले तो कांस्टेंट, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में मैं कुछ चेंज ना कर लूँ, ठीक है? और मैं बाय रेफरेंस ले रहा हूँ, वरना उस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनेगी यहाँ पे, ठीक है? इसलिए बाय रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है? वरना अगर बाय रेफरेंस ले लूँगा तो उसके ऑब्जेक्ट की कॉपी उसकी कॉपी बनेगी यहाँ पे, अगर इसलिए मैं पास बाय रेफरेंस ले रहा हूँ उसको, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास एक्सेप्शन टाइप का। एक्सेप्शन क्या है? एक क्लास है, एक क्लास है एक्सेप्शन, जिसका ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है, ठीक है? मैं तुमको इसको थोड़ा और समझाऊंगा डिटेल में, हाँ, ठीक है? तो एक्सेप्शन का टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है, अभी पढ़ेंगे एक्सेप्शन और उसकी सब क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और उस इस एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट के पास एक मेंबर फंक्शन है वॉट करके, उसके अंदर से ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? तो तुमको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं पहले तुमको ये दिखाता हूँ कि कैसा तुमको दिखेगा। ऐसा एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, ठीक है? ऐसा पूरा कंप्लीटली नहीं है कि भाई ये ना बैकएंड में बन रखा होगा, पर कुछ कुछ तुम मान सकते हो कि भाई एक क्लास बन रखी है एक्सेप्शन, उसमें एक प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट, नहीं प्रोटेक्टेड ही होगा, प्राइवेट में तो बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्टेड होगा कि भाई मैसेज की भाई कोई भी एरर आया तो ये मैसेज प्रिंट कर देना, ठीक है? और एक एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर बना होगा,
जिसके अंदर कॉन्स्ट कैर मैसेज करके वो पूरा मैसेज इसके अंदर आएगा और डिस्क के अंदर मैसेज असाइन हो जाएगा और एक वॉट करके फंक्शन बन रखा होगा जो मैसेज को रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन की क्लास होगी जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। ऑब्जेक्ट के थ्रू जब मेरे पास मैसेज आएगा तो मैं उसको मैसेज के अंदर एलोकेट कराऊंगा और वॉट फंक्शन के थ्रू तो उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ई डॉट वॉल्ट को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, मैसेज को मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो कंप्लीटली नहीं, पर कुछ ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। कंप्लीटली नहीं बोलूँगा, पर कुछ ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं। अभी तक क्या एरर आ रही थी, बैड एलोकेशन वाली, देखते हैं यही एरर वापस आ रही है क्या। तो देखो यही आ रही है, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, एसटीडी डबल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बैड एरे न्यू लेंथ, यही वाली एरर एरर आ रही है मेरे पास। जो वॉट फंक्शन से पहले मेरे पास वॉट लिख के आ रही थी, अब मैंने उसको मैनुअली लिख लिया, ठीक है भाई, ऐसी कोई एरर आ रही है, ठीक है। अब तुमको कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये सब क्या करा दिया एग्जाम से, तो मैं तुमको एक बार इसको समझाता हूँ कि देखो कैसे काम हो रहा है। इस डायग्राम को समझ जाओगे, तुमको समझ में आ जाएगा और ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, डरो मत, ठीक है। मेरे पास एक पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन, जैसे अभी तक आईओ स्ट्रीम अपन ने देखी क्लास, खुद की कस्टमर क्लास बना रहे हैं, ठीक है, अपन ने वेरियस क्लास बनाई। ऐसे एक पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन, ये जितनी भी है रन टाइम एरर, बैड टाइप टाइप आईडी, बैड एलोकेशन, बैड कास्ट, लॉजिकल एरर, ये सारी इसकी सब क्लासेस है, ठीक है। अब ये सारी जो है ये इसकी सब क्लासेस है और ये सारी इनकी इसकी सब क्लासेस है। अब इनकी भी सब क्लासेस होती है पर इस डायग्राम में लिस्टेड नहीं है और जरूरत भी अपने को नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है, पेरेंट क्लास, इनकी सब क्लासेस है, रन टाइम एरर, बैड एलोकेशन, लॉजिकल, इनकी भी कुछ कुछ सब क्लासेस है, इनकी भी कुछ कुछ सब क्लासेस है, ठीक है, इनकी भी कुछ कुछ सब क्लासेस है, ठीक है। तो ऐसे करके क्लास क्लास इनहेरिटेंस यूज हो रही है बेसिकली। तो एक्सेप्शन बेस क्लास है और इसके अंदर ये इसकी सब क्लासेस हैं, ठीक है। और ये तीन चारों पांचों इसकी सब क्लासेस है और ये चारों पांचों इसकी सब क्लासेस है, ठीक है। और इनकी भी होती है पर यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। अब अपने पास आ रही थी बैड अपन क्या कर रहे थे, गलत एलोकेशन करा रहे थे, तो वो अपने को एरर कहाँ से आ रही थी, यहाँ से बैड एलोकेशन का, बैड एलोकेशन के पास कोई सब क्लास होगी बैड एरे न्यू लेंथ की, तो वहां से ये एरर आ रही थी, ठीक है। अपने को वहां से एरर आ रही थी। पर तुम बोलोगे कि भैया मैं तुमने तो है ना जो स्टोर कराया था, तो कॉन्स्ट एक्सेप्शन एम परसेंटेज वाला साइन एंड वाला और फिर ई, तो वहां पे तुमने एक्सेप्शन लिखा था, तो जब जो एरर आ रही थी वो इसकी कोई सब क्लास की थी, तुमने ये क्यों लिखा। मैंने बोला दोस्त याद कर, प्योर वर्चुअल फंक्शन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि भाई पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास की मेमोरी को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है पहले ही, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ केवल एक्सेप्शन, तो भाई ये एरर आए, ये एरर आए, ये एरर आए, ये एरर आए, सबको इसका ई या फिर इसका जो भी वेरिएबल का नाम दोगे वो इसको स्टोर कर सकता है, ठीक है। इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, ठीक है। तो मुझे अलग से पता नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है ये एरर मेरी रेंज एरर है, ये एरर मेरी ओवरफ्लो एरर है, ये मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन की एरर है, ये मेरी बैड वीक एरर है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं होना चाहिए। अगर मैं सिंपल लिख दूंगा एक्सेप्शन, तो अब वो अपने आप हैंडल कर लेगा कि वो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो इसकी एरर थी, ठीक है, तो इसकी एरर थी, क्योंकि मैं पेरेंट क्लास हूँ, है ना। मेरे को कोई भी क्या बोलते हैं, हैंडल कर सकता है, मैं किसी का भी मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकती हूँ। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, एक्सेप्शन, ये मेन एक्सेप्शन जो क्लास बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर भी बहुत सारी सब क्लासेस हैं और ये बैड एरे जो लेंथ है ये बैड एलोकेशन क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि मुझे देखो, मुझे पता है कि इसमें कहीं पे एरर है तो मैं इनको ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। अब यहाँ से देखो मुझे पता कैसे चला कि भाई मुझे ना कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट कैच करना है, थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस मेरे पास थ्रो हो रहा है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट को मैं कैसे कैसे करूँगा, पहले तो ऑब्जेक्ट के लिए नाम और एम परसेंट क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट ना हो, और कांस्टेंट क्यों, क्योंकि मैं उसको चेंज ना कर दूँ। अब ऑब्जेक्ट का रिटर्न टाइप अपने को यहाँ लगाना पड़ता है ना, जैसे अपने कैर लगाया था कैरेक्टर के लिए। तो अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो पेरेंट क्लास क्या है भाई, मुझे तो पता तो नहीं ना कौन सी सब क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई पेरेंट क्लास का जो पॉइंटर होगा ना, वो अपने ऑब्जेक्ट टाइप के एड्रेस को स्टोर कर सकता है, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो मैं सीधा पेरेंट क्लास जो यूनिवर्सल पेरेंट क्लास है सबके पिताजी है, अपनी एक्सेप्शन क्लास वो लिख दिया। अब वो किसी का भी ऑब्जेक्ट हो ये इसको स्टोर कर सकती है, ठीक है। और उसके व्हाट फंक्शन से मेरे पास आंसर आ जाएगा कि भाई किस टाइप की एरर थी, ठीक है। व्हाट फंक्शन उसके अंदर होता है और भी बहुत सारे फंक्शन होंगे, पर अपने को व्हाट से काम है, ठीक है। तो किस टाइप की एरर थी, व्हाट फंक्शन से मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार अपन आगे चलते हैं, थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। कस्टमर क्लास है, नेम और बैलेंस मेरे पास डेटा फील्ड्स है, डेटा मेंबर्स है, और मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू उनको इनिशियलाइज कराया। डिपॉजिट मनी मेरे पास है, अगर वैलिड अमाउंट है, वैलिड अमाउंट है तो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, और अगर इनवैलिड अमाउंट है पहले चेक कर ले रहा हूँ, तो ये क्या होगी, एक रन टाइम एरर होगी। अब ये रन टाइम एरर क्यों होगी, ये देखो मैं कर रहा हूँ, मुझे ना पता चल रहा है कि मेरा बैलेंस जो है
सॉरी बैलेंस नहीं, जो डिपॉजिट अमाउंट करा रहा हूँ वो 0 से भी कम है। तो ये कैसी है? रेंज एरर भाई, ठीक है? तुम्हारा बैलेंस यार मतलब इनमें से कोई एक एरर है, मतलब रेंज एरर हो सकती है या फिर ओवरफ्लो तो नहीं होगी, अंडरफ्लो भी नहीं होगी, रेंज एरर ही होगी। मतलब बेसिकली भाई रेंज मतलब अमाउंट पॉजिटिव होना चाहिए ना, मतलब तुम नेगेटिव अमाउंट थोड़ी क्या बोलते हैं अपने अकाउंट में डालोगे। तुम बैंक में जाओ, एसबीआई में गए तुम, फिर -5 रुपये डाल दो, वो बावला समझेगा ना तुमको। तो वही है, इसलिए रन टाइम एरर में आ गया। ऐसे ही अमाउंट फिर से रेंज के बाहर है और इनसफिशिएंट बैलेंस, भाई तुम है ना बैलेंस की रेंज के बाहर हो, मतलब तुमको अमाउंट विथड्रॉ कराना है, वो तुम्हारे तक खाते में ही नहीं है, ठीक है? इसलिए ये भी एक रन टाइम टाइप की एरर है, ठीक है? तो अब मैंने तुमको बोला था कि थ्रो क्या हो रहा था उधर से, एक ऑब्जेक्ट हो रहा था। तो अब रन टाइम एरर का एक ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, ठीक है? रन टाइम एरर का एक ऑब्जेक्ट थ्रो होगा और तुम बोलो कि भैया ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं कैसे बनाता हूँ, क्लास का नेम और ब्रैकेट के अंदर वो पैरामीटर्स पास करता हूँ। तो ये मैसेज क्या पैरामीटर लेके जाएगा? देखो मैं पहले दिखाता हूँ, एक्सेप्शन क्लास बन रखी होगी, कंस्ट्रक्टर में क्या आएगा? मैसेज ही तो आएगा एक, और मैसेज क्या आएगा? कैर पॉइंटर करके आएगा। मैं पूरा मैसेज स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं भेज रहा, मैं इस आई का केवल इंडेक्स का एड्रेस भेजूंगा। ये मैंने अभी पढ़ा दिया तुमको, कॉन्स्ट कैरेक्टर उसमें पढ़ाया था मैंने, ठीक है? तो ऐसे ही रन टाइम एरर ने इसको इनहेरिट कर रखा है। मैंने तुमको बोला था एक्सेप्शन क्लास की सब क्लास है, ठीक है? तो ऐसी लिख रखी है अपन इसको, अगर मैं इसको अभी अनकमेंट करके चलाऊंगा तो एरर आ जाएगी। कंपाइलर ने पहले ही सब लिख रखा है, मतलब डेवलपर्स ने पहले ही सब लिख रखा है, ठीक है? तो मैं दोबारा सेम नाम से क्लासेस को क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है? तो अगर मैं एक ऐसा मतलब बैकएंड पे ऐसा कुछ लिख रखा होगा, एग्जैक्टली ये नहीं होगा पर शायद कुछ ऐसा लिख सकते हैं। एक्सेप्शन बनाया उन्होंने, एक्सेप्शन क्लास बनाई और मैसेज को उन्होंने डिफाइन किया। अब इसका कंस्ट्रक्टर क्या उस मैसेज को इनिशियलाइज़ करेगा और व्हाट फंक्शन इसके पेरेंट क्लास में होगा जिसको सब क्लासेस इनहेरिट करेगी। मतलब व्हाट फंक्शन सब ऑब्जेक्ट्स के सब क्लासेस के पास भी चला जाएगा इनहेरिट होके, ठीक है? तो वो व्हाट मैसेज क्या करता है, प्रिंट करा देता है कि किस वजह से एरर आई है। अब रन टाइम एरर नाम की क्लास होगी जिसने पब्लिक में इसको इनहेरिट कर लिया होगा। उसके बाद है ना जो मैसेज इधर से आएगा, ये इनवैलिड अमाउंट, ये मैसेज इधर आएगा इनवैलिड अमाउंट, और इसको ये एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर के पास भेज देगी, इस कंस्ट्रक्टर के पास। तो इस मैसेज में वो स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि ये व्हाट फंक्शन इनहेरिटेड है, या फिर हो सकता है इसको ओवरलोड कर रखा हो इस क्लास ने, अपन ने फंक्शन ओवरलोड इसमें देख रखा है, वो क्या पता ओवरराइडिंग हो रखी हो, क्या पता उधर इधर इसको है ना प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रखा हो, ठीक है? प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रखा हो जिसके थ्रू मैं काम कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये अपने को पता नहीं है, पर ये हो सकता है कि शायद वॉइड को इनहेरिट कर रखा हो इस क्लास ने, तो सेम वॉइड काम में आ रहा है। अगर इस वॉइड की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कुछ खुद की लिख रखी है तो वो उसको हो सकता है कि ओवरलोड कर रखा हो या फिर ओवरराइड कर रखा हो, ठीक है? ठीक है, तो ये ओवरलोड ठीक है। ठीक है? तो ये है ना क्या बोलेगा, ये इस मैसेज को लेके जाएगा एक्सेशन क्लास के रन टाइम क्लास में, और फिर रन टाइम कंस्ट्रक्टर उसको एक्सेशन के कंस्ट्रक्टर के पास करेगा। वो मेमोरी में इनिशियलाइज़ होगी वो वैल्यू मैसेज में, और वो मेरे को प्रिंट हो रही है व्हाट फंक्शन के थ्रू, ठीक है? तो ऐसे मैंने सारे रन टाइम एरर टाइप के ऑब्जेक्ट बना दिए, रन टाइम एरर टाइप के ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है? और फिर मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, एक्सेप्शन लिख दूँगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन क्या है, पेरेंट क्लास है। अब इसमें कोई रन टाइम एरर में कौन-सी क्लास है मुझे पता होना ज़रूरी नहीं है। रन टाइम एरर में भाई रेंज एरर आ रही है, ओवरफ्लो एरर आ रही है, अंडरफ्लो एरर आ रही है, रेगुलर एक्सप्रेशन की कोई एरर आ रही है, मुझे पता होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या है, पेरेंट क्लास कौन-सी है इन सब की। रन टाइम एरर, तो इसका अगर मैं पॉइंटर बना दूँगा, तो ये इसको भी इसकी एड्रेस को स्टोर कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसका भी ऑब्जेक्ट कैच कर सकता है, इसका भी कर सकता है, ठीक है? तो वो ये मैंने सीधा है ना रन टाइम एरर का बना दिया। ठीक है, कोई मैसेज आएगा तो रन टाइम एरर टाइप का आएगा, ठीक है? तो वो अब इसकी जितनी भी सब क्लासेस होगी उनके लिए वैलिड होगा। तो ई डॉट वॉट फंक्शन सबके पास है, क्योंकि सबने ई एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रखा है, एक्सेप्शन के पास था तो सबके पास चला गया होगा। तो इसके पास भी वॉट फंक्शन होगा, तो मैं यहाँ से भी प्रिंट कर सकता हूँ कि भाई तुम्हारा क्या था? वह इनसफिशिएंट बैलेंस था। तुमने है ना 78,333 का अमाउंट डिस्प्ले कराया तो इनसफिशिएंट बैलेंस था, ठीक है? अब ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ रही है। अब लेट्स सेज मान लो मैं तुमको इधर लिख के दिखाता हूँ, एक्सेप्शन से भी काम हो जाएगा। अब अब मान लो इनमें से कोई एक एरर है, ठीक है? इनमें से कोई एक एरर है और उस इसका ऑब्जेक्ट ये स्टोर कर सकता है, तो भाई एक्सेप्शन तो सबका ही स्टोर कर सकता है, ठीक है? तो अपन ने लास्ट एग्जांपल में देखा, तो अभी भी इनसफिशिएंट बैलेंस आना चाहिए, ठीक है? तो मैं रन करके दिखाता हूँ, देखो इनसफिशिएंट बैलेंस अभी भी आ रहा है। उसको मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, ठीक है? तो उसको अपन ने देख लिया कि भाई ठीक है, इसमें अपन अपनी क्लास कैसे बनाएँगे, ठीक है? कोई ऐसा कुछ बनेगा एक्सेप्शन उसको इनहेरिट करेगी रन टाइम क्लास। ऐसा एग्ज़ैक्टली नहीं होगा, मैंने तो लिख दिया नॉट एग्ज़ैक्टली, बट इनसाइड कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? तो अब मैं देखता हूँ आगे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स पे चलते हैं अपन। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स अपन क्यों यूज़ करते हैं, पहले तो ये देखते हैं। देखो ये सिंपल, मैं रन टाइम एरर टाइप का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा हूँ, रन टाइम एरर टाइप का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम वही मेरा कोड है।
अब ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कैच ब्लॉक से मतलब देखो, भाई यहाँ तो ठीक है रन टाइम एरर टाइप की एरर है। मान लो कोई बैड एलोकेशन टाइप की एरर हो, मान लो कोई बैड टाइप आईडी टाइप की एरर हो, बैड एक्सेप्शन की हो, फ्यूचर एरर हो, कोई आउट ऑफ रेंज एरर हो, कोई लॉजिकल एरर हो, ठीक है? तो भाई ये क्या है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर भाई ये एरर आई तो तुम कोड में देख सकते हो कि भाई ठीक है रन टाइम, अच्छा रन टाइम पे कुछ चीज़ खराब हो गई। अच्छा ये एरर आई, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, ठीक है? तो इसका मतलब पता है ठीक है, कोई तुम एरे इनिशियलाइज़ कर रहे हो कि इसलिए वजह से मेमोरी एलोकेशन फेल हो गया, ठीक है? तो इससे तुम क्या रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब तुमको हर बार एक ही मैसेज आए, कोई सी भी टाइप की एरर आए, मैसेज आए एक्सेप्शन अकर्ड, और फिर वही बैड लेंथ एरे वाला या फिर कोई भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है? तो तुमको ये चाहिए या फिर बेसिकली ये चाहिए कि मेमोरी एलोकेशन फेल्ड थे। पहले तो है ना रन टाइम एरर थी क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस था। लेकिन इस बार क्या है, एलोकेशन फेल्ड मतलब हो सकता है कि भाई तुम कोई एरे इनिशियलाइज़ कर रहे हो, उसका ओवरफ्लो कर गया हो, अंडरफ्लो कर गया हो, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, आउट ऑफ बाउंड चले गए हो तुम, ठीक है? तो तुमको अगर पता चलेगा कि भाई ठीक है ये एरर एरर जिस टाइप की एरर होगी उस टाइप का कोड कोड में कोई मिस्टेक होगी, तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर हर टाइप एक ही टाइप की एरर आएगी तो रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी ना, देखने में अच्छा भी नहीं लगता, तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है इससे, ठीक है? और तुमको पता रहता है कि भाई ठीक है किस वजह से एरर आई है। एज़ अ डेवलपर तुम्हें पता रहेगा, ठीक है, अगर ये एरर आई है, ठीक है, तो मतलब उस लाइन में गड़बड़ है, ये एरर आई है तो उस लाइन में गड़बड़ है, ये एरर आई है तो उस लाइन में गड़बड़ है, ठीक है? और अगर मान लो इनमें से कोई सा ही नहीं चले, तो एक डिफ़ॉल्ट होना चाहिए भाई ठीक है, तू चल जाना। तो अगर मैं ट्रिपल डॉट लगा देता हूँ, बीच में कुछ भी लिख देता हूँ, तो एज़ अ डिफ़ॉल्ट कैच ब्लॉक ट्रीट होगा। अगर इनमें से कोई सा ही नहीं चला, तो ये वाला चल जाएगा ऑटोमैटिकली, और मैं इसमें कुछ भी मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ। लेट्स सेज सी आउट एन अननोन एरर अकर्ड, ठीक है? ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी तो आ गई इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि अभी सारे रन टाइम के एरर टाइप के ऑब्जेक्ट है, तो ये चलेगा नहीं, बैड एलोकेशन का सारे रन टाइम के ऑब्जेक्ट हैं। मैं तुमको सीधा डिफ़ॉल्ट वाला चला के दिखाता हूँ, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या ये थ्रो कर रहा है, अब ये थ्रो कर देखो, अब ये थ्रो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, जो कैसे डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा समझो। ये एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है। भाई अब यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन तो किया नहीं कि भाई रन टाइम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अभी रन टाइम का ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको डिफ़ाइन किया नहीं है। तो देखो अब क्या होगा, इधर सेलेक्ट करके रन कर दिया। अननोन एरर अकर्ड, क्योंकि अगर रन टाइम का स्पेसिफिक मैं ऑब्जेक्ट बना के भेजता कि भाई रन टाइम का ऑब्जेक्ट, रन टाइम क्लास लिखता है और उसका ऑब्जेक्ट, उसका कंस्ट्रक्टर उसको मेमोरी एलोकेट कराता रन टाइम वाला, तो उसके थ्रू फिर रन टाइम का ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये एक्सेप्शन क्लास का आ रहा है, सीधा मेन एक्सेप्शन क्लास का, ठीक है? थ्रो कर रहा है सीधा मेन एक्सेप्शन क्लास की, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला चल रहा है। ये भाई मैं इसने देखा कि भाई रन टाइम एरर टाइप का भी कोई ऑब्जेक्ट थ्रो नहीं हुआ है, बैड एलोकेशन टाइप का भी ऑब्जेक्ट थ्रो नहीं हुआ है एक्सेप्शन क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट। तो मैं डिफ़ॉल्ट वाला चला देता हूँ इधर, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में सब चलेगा, कोई भी आ जाए तो इधर आ गई एन अननोन एरर एरर अकर्ड, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट वाला मैं रख लेता हूँ, इसको आगे लगा देता हूँ, ठीक है? है ना? ठीक है, तो तुमको अभी तक मल्टीपल कैच ब्लॉक चलाना आ गया, तुमको पता चल गया कि भाई मतलब है ना एक्सेप्शन क्लास है, उसके बहुत सारी सब क्लासेस है, फिर उनकी भी बहुत सारी सब क्लास है, मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में चल रही है। ठीक है, इसके बाद अपन बेसिकली हायरार्किकल टाइप हो गई, इनहेरिटेंस हायरार्किकल टाइप हो गई। मल्टी लेवल नहीं, मल्टी लेवल में क्या होता था, एक के बाद एक लेवल के बाद एक लेवल, एक लेवल के बाद एक लेवल। हायरार्किकल में क्या होता था, इसके ये फिर इनके भी 2-3 इनके भी, तो ये हायरार्किकल हो गई, मल्टी लेवल नहीं है, ठीक है? तो अब इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो, अब जैसे मान लो एरर प्रिंट हो रही है, तो पहले आ रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है? इनवैलिड अमाउंट, ठीक है? लेकिन हमेशा तुमको अगर कोड रीडेबल करने जाओगे, इसको और रीडेबल बनाने के लिए अपन आगे क्या कर सकते हैं, रीडेबल बनाने के चल रहे हैं अपन भाई, ठीक है? एरर को अपन और अच्छे से समझ लें कि भाई एरर, ये एरर स्पेसिफिक इस वजह से आ रही है, ये एरर स्पेसिफिक इस वजह से आ रही है, ये एरर स्पेसिफिक इस वजह से आ रही है, ठीक है? तो अभी अपने को पता है, ठीक है, सारी रन टाइम एरर टाइप की एरर है, सारी रन टाइम एरर आ रही है, सारी रन टाइम अपने को पता है कि ठीक है, चाहे इनवैलिड अमाउंट हो, चाहे इनसफिशिएंट बैलेंस हो, या फिर जो भी अलग-अलग तरह की 3-4 अपन ने थ्रो स्टेटमेंट लिख रखे हैं, वो सारी क्या है, इनवैलिड अपनी एरर्स हैं, सॉरी रन टाइम अपनी एरर्स हैं। तो एक अगर ऐसा होता कि भैया ठीक है, रन टाइम में भी ये स्पेसिफिक इसके लिए एरर है, रन टाइम में भी इनवैलिड सफिशिएंट बैलेंस एरर है, मतलब खुद की अगर मैं लिख पाऊँ, क्योंकि क्या बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वगैरह के लिए तो डेवलपर्स ने लिख दिया भाई ठीक है, ये वाली एरर इसके लिए, ये वाली एरर इसके लिए, ये वाली एरर इसके लिए। अब जो ऑब्जेक्ट्स मैं बनाया हूँ, मतलब जो बेसिकली क्लासेस में बनाया हूँ, ये यूज़र डिफाइंड है, इनके लिए जो एरर्स डिफाइन करनी पड़ेगी वो मेरे को करनी पड़ेगी। तो भैया क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ना मैं खुद की एरर मतलब मैं खुद की है ना एरर्स बना सकूँ, मतलब उसको एरर क्लास बना सकूँ, एक्सेप्शन क्लास बना सकूँ। तो मैंने बोला कि भाई देख,
जैसे इसने जैसे इसने इसको इनहेरिट किया है, ठीक है? जैसे इसने इसको इनहेरिट किया है, जैसे इन सब ने इसको इनहेरिट किया है। तू भी खुद की क्लास बना ले, इसको इनहेरिट कर ले, इसको कर ले, इसको कर ले, इसको कर ले, इसको कर ले, किसी को भी कर ले, तेरी मर्ज़ी, ठीक है? तो मैं बोला ठीक है, मैं कर सकता हूँ। तो अभी अपन ने देखा यहाँ पे ना सारी रन टाइम एरर टाइप की है, यहाँ पे रन टाइम इसी एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सारी रन टाइम एरर टाइप की है। इसलिए मैं सीधा रन टाइम एरर टाइप की जो एक्सेप्शन है इसको इनहेरिट कर लूँगा, देखो कैसे? देखो, ठीक है? तो बिल्कुल स्क्रैच से चलते हैं। एक्सेप्शन सबसे बेसिक क्लास बन रखी है मेरे कंपाइलर मतलब डेवलपर्स ने बना रखी है मेरे वीएस कोड में उधर जब मैंने जीसीसी इंस्टॉल किया होगा तभी थी। जैसे आईओएस टीम है तो वैसे ही है। ठीक है, अगर किसी की नहीं चल रही तो यहाँ पे लिख सकता है इंक्लूड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये अगर किसी की नहीं चल रही है तो तू ये लाइन लिख सकता है। ठीक है, तो मैं अभी तो इसको कमेंट कर देता हूँ, मेरी चल रही है। ठीक है, एक रूल है, अगर कोड चल रहा है तो फालतू के लिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी की नहीं चल रहा तो लाइन लगा के देख लेना, चल जाएगा। ठीक है, क्लास बनाई एक्सेप्शन, उसमें एक मैसेज है जो कि प्रोटेक्टेड मार्क्ड है। पब्लिक में उसका कंस्ट्रक्टर उसको मेमोरी एलोकेट करा रहा है और एक मेंबर फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग टाइप का मैसेज को रिटर्न कर रहा है, उसको कॉल करने पे या फिर कुछ भी और इसमें लिखा हुआ हो सकता है ये, पर मुझे पता नहीं है इंटरनली क्या वर्किंग है क्योंकि अपन देख नहीं सकते। ठीक है, फिर एक रन टाइम एरर टाइप की एक सब क्लास है जो इनहेरिट कर रही है पब्लिक मोड में एक्सेप्शन को। तो उसका उसके पास जो भी मैसेज आता है वो इसको एक्सेप्शन वाले मैसेज के पास भेज देती है और इसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब मैं खुद की एरर बना रहा हूँ कि भाई अगर इनवैलिड अमाउंट एरर आए तो इनवैलिड अमाउंट क्लास बनाओ। रन टाइम को देखो, रन टाइम क्लास है, मैं ये कोई कमेंटेड कोड नहीं है। ठीक है, तो रन टाइम को है ना इनहेरिट कर रहा है और फिर इसका जो कंस्ट्रक्टर है वही कौन से मैसेज इस मैसेज को पास हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस है। ठीक है, इसका मैसेज इसके कंस्ट्रक्टर को पास हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके मैंने दो क्लासेस खुद की बना दी। ठीक है, कस्टमर मैंने खुद की क्लास बनाई नेम बैलेंस। ठीक है, कस्टमर टाइप का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया कस्टमर का, फिर डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ रन टाइम एरर की जगह इसमें भी कौन सी स्पेसिफिक है, मैंने खुद की क्लास बनाई है तो इनवैलिड अमाउंट एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस एरर है। ठीक है, ये मैंने खुद की अभी क्लास बनाई है तो इसका ऑब्जेक्ट मैं थ्रो कर सकता हूँ, थ्रो कीवर्ड के थ्रू मैं ऑब्जेक्ट थ्रो कर सकता हूँ। ठीक है, तो इनवैलिड इनसफिशिएंट बैलेंस को करूंगा तो इसका ऑब्जेक्ट मतलब ये थ्रो होगा। इनवैलिड अमाउंट के लिए ये थ्रो होगा। ठीक है, तो जब मैं कस्टमर बनाऊँगा इन लाइन्स में एरर आ सकती है। तो अब क्या आएगा, अब ये कैच कैसे करेगा, इनवैलिड अमाउंट टाइप का एरर है। अब मैं यहाँ पे सीधा रन टाइम एरर लिख दूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेन क्लास क्या है जिससे ये इनहेरिट हुई है वो रन टाइम एरर है। उसके ऊपर भी मैं लिख दूँगा एक्सेप्शन, तो उससे भी चल जाएगा, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक रीडेबल हो गया ना अब कोड देखो। भाई ठीक है, अगर ये वाला कैच कब चलेगा जब है ना इनवैलिड अमाउंट हो तुम्हारे खाते में। ये वाला कब चलेगा मतलब इनवैलिड अमाउंट में डिपॉज़िट करा रहे हो विथड्रॉ करा रहे हो तब चलेगा। इनसफिशिएंट बैलेंस कब चलेगा, भाई तुम कुछ विथड्रॉ कराने गए उतना तुम्हारे खाते में धन नहीं है और तुम विथड्रॉ करा रहे हो। ठीक है, तब ये वाला चलेगा। ठीक है, तुमको पता चल गया, और अगर कुछ भी नहीं तो डिफ़ॉल्ट कैश लॉक चलेगा ही चलेगा। तो ये क्या एक तो रीडेबल पड़ गया। अब तुम खुद है ना इन फ्यूचर है ना कोड सही करने जाओगे तो ठीक है भैया, ठीक है ये वाला कैच लॉक पे इस पे चलेगा, इसको नहीं छेड़ना। अच्छा इस कैच लॉक में एरर, ठीक है इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया इतना सब क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तुम है ना इंडस्ट्री लेवल कोड लिखते हो, हाई लेवल कोड लिखते हो तो पहले सबसे पहले इस सिस्टम डिज़ाइन में तुम पढ़ोगे हाई लेवल लो लेवल में। उसके बाद है ना भैया अच्छा कोड जब अपन लिखते हैं ना, जब अपने को अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, तो अपने को अच्छी चीज़ें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चला के देखते हैं अपन। ठीक है, तो वही इधर एरर अकर्ड ये वाला चला है इस बार, और इनसफिशिएंट बैलेंस अपने को प्रिंट कर रहा है ये वाला मैसेज इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, लेट्स से मैं डिपॉजिट कराने जाऊँ इनवैलिड अमाउंट डिपॉजिट कराता हूँ। देखो अब ये डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनवैलिड अमाउंट एरर आएगी। देखो इनवैलिड अमाउंट एरर अकर्ड इनवैलिड अमाउंट, और आगे का कोड भी नहीं चला, विथड्रॉ वाला कोड नहीं चला, इनसफिशिएंट बैलेंस वाली एरर आई नहीं। ठीक है, तो इस बार ये वाला ब्लॉक चला है। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट करा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली सब चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी कि भैया एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे काम कर रही है। एक सेकंड अपन वापस को रिकैप कर लेते हैं, अब तुम्हें चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखो एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। रन टाइम पे एरर अकर होती है और अनएक्सपेक्टेड एरर या फिर इश्यूज होते हैं जो रन टाइम पे पता चल जाते हैं। कैसे हो सकता है, सिंक्रोनस हो सकते हैं, एसिंक्रोनस हो सकते हैं। सिंक्रोनस के अंदर क्या होता है भैया, रॉन्ग इनपुट दे दिया, बैड एलोकेशन करा रहे हो तुम, कोई रन टाइम एरर आ रही है, इनसफिशिएंट अमाउंट, अपन ने बहुत सारी एरर्स अपन ने देख ली। ठीक है, डिवाइड बाय जीरो कर दे रहे हो तुम किस नंबर को। ठीक है, दूसरा होता है एसिंक्रोनस।
इसके अंदर भाई डिस्क क्लियर सर्वर क्रैश हो गया, तुम जिस सर्वर पे थे वो क्रैश हो गया। हो सकता है तुम्हारा कीबोर्ड इंटरप्ट हो गए हो, ठीक है, तुमने कोई उल्टे सीधे बटन दबा दिया, वो उधर कोड चलना बंद हो गया हो और तुम बोलोगे कि डेवलपर की गलती है, कोड बटन तुम दबाओ, डेवलपर की गलती है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर अपन ने एग्जांपल देखा, अपन यहाँ पे कॉन्स्ट कैर पॉइंटर की यूज़ कर रहे हैं कि जब ये थ्रो होगा तो डी का इंडेक्स की एड्रेस थ्रो होगा, जिसको अपन इसमें स्टोर कर लेंगे। और सी आउट की इंप्लीमेंटेशन ऐसे है कि जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा वो मैसेज को डिस्प्ले करता रहेगा, तो ऐसे करके पूरी स्ट्रिंग अपने को डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि भाई ट्राई ब्लॉक क्या होता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर वो लाइन्स लिखी जाती है जिनको अपने को एग्जीक्यूट करना है और इनमें एरर आ सकती है, अपने को पता है पहले से कि भाई ठीक है एरर आएगी तो इन लाइन्स में से आ सकती है। ठीक है, तो उनको अपन ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। थ्रो कीवर्ड क्यों यूज़ होता है, थ्रो कीवर्ड यूज़ होता है, थ्रो स्टेटमेंट यूज़ होता है वह तुमको खुद का पर्सनल मैनुअली तुमको क्या मैसेज तुमको थ्रो कराना है। भाई तुमको इंटीजर थ्रो कराना है, स्ट्रिंग करानी है, आपने देखा ऑब्जेक्ट को भी अपन थ्रो करा सकते हैं, ऐसे बूलियन वगैरह कैरेक्टर वगैरह स्ट्रिंग कुछ भी अपन थ्रो करा सकते हैं। ठीक है, कैच ब्लॉक जो थ्रोड स्टेटमेंट है उसको कैच करके तुम्हारे कंसोल पे प्रिंट करने के लिए जो प्रिंट होएगा वो कैच होएगी, वो एरर जो मैसेज आया है वो कैच करने के लिए अपन कैच ब्लॉक लिखते हैं। और सिंटैक्स है ट्राई के जस्ट बाद कैच आएगा, बीच में तुम कुछ भी नहीं लिख सकते तो एरर आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि भाई एक मेन बेस क्लास होती है एक्सेप्शन, उससे इनहेरिटेड होती है एक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और उससे एक होती है रन टाइम एरर। फिर ये सारी रन टाइम एरर की सब क्लासेस होती है और ये सारी लॉजिकल एरर की सब क्लासेस होती है। ठीक है, तो ये सब अपन ने आज की क्लास में देख लिया है। और ये अपन एड्रेस ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसकी कॉपी ना बने इसलिए अपन एड्रेस यूज़ कर रहे हैं और कॉन्स्ट उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन आज देख चुके हैं। इसी के साथ अपना यार ऊप्स पूरा हो चुका है। अपन ने बेसिक्स पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने गेटर, सेटर्स, पैडिंग, इंट्रोडक्शन, डायनामिक एलोकेशन पढ़ा था। फिर अपन ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, स्टैटिक कीवर्ड, सेमीकोलन के यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़े थे, जिसके अंदर डीप कॉपी, शैलो कॉपी, डिस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर, है ना? इनलाइन कंस्ट्रक्टर वगैरह-वगैरह अपन ने सब पढ़ा था। ठीक है? फिर अपन ने इनकैप्सुलेशन पढ़ा था, ठीक है? इनकैप्सुलेशन अपन ने पढ़ा था, फिर उसके बाद अपन ने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्शन अपन एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से कर सकते हैं। अपन क्लास को है ना बाहर बना दें और हेडर्स फाइल के थ्रू उनको इंक्लूड कर सकते हैं। अपन ने नेम स्पेसेस पढ़ी थी, इसके अंदर अपन ने अननेम्ड नेम स्पेसेस, एक्सटेंडिंग नेम स्पेसेस, फंक्शनल नेम स्पेसेस, नेस्टेड नेम स्पेसेस, एडवांस नेम स्पेस अपन ने बना के देखी थी। ठीक है? इसके बाद अपन ने पढ़ी इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के अंदर अपन ने एक्सेस मॉडिफायर पढ़े, 9 फाइल्स थी, आउट ऑफ क्लास, विद इन क्लास और पब्लिक, प्राइवेट, प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ऐसे करके 9 फाइल्स थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने कंसर्टर डिस्ट्रक्टर का कॉलिंग ऑर्डर पढ़ा था, फिर उसके बाद अपन ने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, उसपे अपन ने 6 टाइप की इनहेरिटेंस पढ़ी थी, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड और मल्टीपाथ। इसमें अपन ने डायमंड प्रॉब्लम, वर्चुअल इनहेरिटेंस वगैरह देखी। फिर अपन ने रन टाइम, कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा। कंपाइल टाइम में अपन ने फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ी। रन टाइम में अपन ने फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वर्चुअल फंक्शन से, प्योर वर्चुअल फंक्शंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ी। ठीक है, उसके बाद अपन ने आज एक्सेप्शनल एंडिंग पढ़ी, इसके अंदर अपन ने कैसे एरर्स आ रही है, मतलब कौन सी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस एरर्स को अपन ने डिवाइड बाय ज़ीरो करके रॉन्ग इनपुट देके देखा, कीबोर्ड इंटरप्ट चला के देखे। फिर उसके बाद अपन ने आज पढ़ा कि भैया एक्सेप्शन क्लास कैसी होती है, उसकी सब क्लासेस क्या होती है, फिर उसकी भी फर्दर सब क्लासेस क्या हो सकती है। ठीक है, मैं ट्राई कैच थ्रो कैसे यूज़ करता हूँ, ट्राई कैच थ्रो होते क्या हैं, मैं थ्रो के थ्रू किसी स्ट्रिंग लिटरल को कैसे थ्रो करा सकता हूँ और थ्रो कीवर्ड के थ्रू मैं किसी ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो करा सकता हूँ। ठीक है, तो अपन ने आज ये सब देखा और मल्टीपल कैच ब्लॉक्स अपन ने देखे, डिफ़ॉल्ट कैच कैच ब्लॉक्स अपन ने देखे। ठीक है? तो यार इतना ही था आज की वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एक बार अपन अपनी शीट देखते हैं कि कितना काम अपना रह रहा है इसमें। ठीक है? तो अपन ने आज ये वाली वीडियो आ जाएगी, फिर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से रिकर्जन। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो से अपन रिकर्जन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।